अच्छा बेटा जी, हमने सीरीज़ का आगाज़ किया था हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स। अब बेटा इसका जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें एमसीक्यूज़ को क्यों तैयार करना चाहिए। अब लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि हमें एमसीक्यूज़ को किस तरह से तैयार करने के लिए जाना है। अब बेटा एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो है हमें मटेरियल की ज़रूरत होगी, डाटा की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमारे पास दो जो ऑप्शंस हैं, एक हमारे पास है जी, हमारे पास टेक्स्ट बुक है और सेकंड है हमारे पास्ट पेपर्स। अब बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स के लास्ट पे जितनी एक्सरसाइजेज में एमसीक्यूज़ दिए गए हैं ना, आपने उनको कलेक्ट करना है। और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है हमारे पास्ट पेपर्स, पिछले 5 या 10 साल के जो आपके प्रीवियस पेपर्स हैं, या मॉडल पेपर के अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ दिए गए होते हैं, ठीक है, पास्ट पेपर से ही। तो आपने ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आपने उनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में से, मतलब आपकी यहाँ तो एक्सरसाइज के लास्ट में से होते हैं या आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें से आते हैं। अब नेक्स्ट है कि बेटा हमने ये जो मटेरियल कलेक्ट कर लिया, कोई ऐसी ट्रिक हमारे पास होनी चाहिए कि वो हमें ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है ना वो याद रहना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ आमतौर पे माइंड से जल्दी स्किप कर जाते हैं। अब बेटा उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आपने ये जितने भी एमसीक्यूज़ कलेक्ट करने हैं एक्सरसाइज में से भी और जो आपके पास पेपर्स हैं, उनको आपने इस तरह से राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। राइट डाउन ना भी करें, आप उसको प्रिंट फॉर्म के अंदर ही जो है ना वो अपने पास रख लें। अब बेटा आपने सिंपल सा ट्रिक किया है कि आपने जितने भी आपके एमसीक्यूज़ के करेक्ट ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एमसीक्यूज़ लिखा है, इसके मैंने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन एक्स, बी वाई है, सी एम है और डी एन है। अब सपोज़ कर लेते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो एम है, मतलब ऑप्शन सी है। तो ट्रिक बेटा जी ये है इसको याद रखने का कि आपने जो अपना करेक्ट ऑप्शन है ना उस सारे को इस तरह से किसी ब्राइट मार्कर के साथ जो है ना आपने सर्कल कर लेना है। अब बेटा इसका सिंपल लॉजिक इसका ये है कि जो हमारा ब्रेन है वो चीज़ों को विजुअल्स की फॉर्म के अंदर जो है वो याद रखता है, तस्वीरी शक्ल के अंदर। तो इस तरह से जब हम ब्राइट कलर के साथ चीज़ों को जो है ना वो मार्क कर लेंगे तो वो लंबे अरसे तक जो है ना माइंड के अंदर स्टोर रहेंगी। अब थर्ड बेटा आ जाते हैं हम इसकी जो है ना कि हमारा जो बोर्ड का पेपर है या जो भी पेपर है उसमें जब एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे तो आपने बेटा सबसे पहला काम क्या करना है, उसको उसकी डिवीज़न करनी है। एमसीक्यूज़ को बेटा आपने 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। तो पहली जो हमारी टाइप होगी वो इजी वंस होंगे, ठीक है, वो एमसीक्यूज़ जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, मतलब देखते ही आपको पता चल गया इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। उसके बाद सेकंड बेटा आते हैं हमारे पास जो इजी तो हैं लेकिन सॉल्विंग कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। सॉल्विंग कैटेगरी से बेटा मुराद क्या है कि ये इजी हैं, आपको आते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ फार्मूला यूज़ होगा या इसको थोड़ा सा जो है ना वो थिंकिंग प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, तो ये सॉल्विंग कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है। अब बेटा इस तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपके पास केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, ठीक है, उसके अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो ये आप इसके अंदर जो है ना वो काउंट करेंगे। आपके पास जैसे ही पेपर आएगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो अपने इजी वंस हैं, मतलब वो वाले एमसीक्यूज़ जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, सबसे पहले आपने उनको सोल्व करना है, ठीक है। इजी वन के बाद आपने जब सारे पेपर के इजी वन ऑप्शन को आपने सोल्व कर लिया, सेकंड पे आपने जो है ना वो हमारे पास जो सोल्विंग कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स या सॉल्यूशन बेस्ड है, उनको सोल्व करेंगे। अब बट इसके बाद हमारे पास जो तीसरी एमसीक्यूज़ की टाइप आती है वो है डिफ़िकल्ट्स। डिफ़िकल्ट्स कह लें या इनको आप सिंपली कह लें कि ये हमारे लिए जो है ना वो प्रॉब्लम काजिंग है, ठीक है ना, कि जो हमें आते नहीं है, जो हमने प्रिपेयर नहीं कर सके। तो ये इस तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको हम किस तरह से जो है वो सोल्व करेंगे। तो बेटा आम तौर पे इसके लिए जो है ना हम हिट एंड ट्रायल मेथड का, या आम ज़ुबान के अंदर हम कह लें तो हम तुक्का लगाते हैं। अब बेटा ये जो सारा मेथड है हिट एंड ट्रायल का मेथड है, इसको हमने इसी तरह से यूज़ नहीं कर लेना कि जो भी उसके लिए भी हमने कुछ ना कुछ उसकी जो है ना वो उसको अपने थिंकिंग प्रोसेस से गुजारना है। तो अब हिट एंड ट्रायल के लिए हमारे पास बेटा हमने 3 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम किस तरह से ज़्यादा जो है कोशिश कर सकते हैं कि हम करेक्ट आंसर को ही टिक करें।
अब उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आती है या पहली हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो है एलिमिनेशन, कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें। मतलब आपके पास अगर जो है वो इस तरह से ऑप्शंस गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है एमसीक्यूज़ में, तो आप उसमें से कोशिश करें कि आप इसमें से जो कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। मतलब आप क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ए तो यार बिल्कुल नहीं हो सकता, आपने इसको माइंड में एलिमिनेट कर दिया। इसी तरह सी भी नहीं हो सकता, इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बेटा जब आप इस तरह से 1, 2 या 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं ना, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब जब आपने ए और सी को एलिमिनेट कर दिया, अब बी और डी हमारे पास 2 करेक्ट ऑप्शंस के तौर पे बचते हैं, तो 50% चांसेस यहाँ पे हमारे लिए बन जाते हैं कि हम करेक्ट आंसर जो है ना उसको टिक करें। अब बेटा अगर तो एमसीक्यूज़ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाता है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप हिट एंड ट्रायल करें। सेकंड बेटा मेरे पास जो कैटेगरी आती है वो है रैंडम ऑप्शंस की। बेटा रैंडम ऑप्शन से क्या मुराद है? अब बेटा इससे सिंपल मुराद है कि जिस तरह हमने एक एमसीक्यूज़ लिया, उसके 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। अब मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख ली। ए में मैंने वैल्यू पुट की है 1995, बी है जी 1996, सी है 1997 और डी है हमारे पास 2005। अब इसमें बेटा आप देखें ना तो कुछ जो हमारे ऑप्शन है, पहले जो 3 ऑप्शन है ए, बी और सी, ये हम कह सकते हैं कि क्लोज ऑप्शंस हैं। लेकिन जो हमारे पास डी ऑप्शन है ना 2005, वो एक रैंडम ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे काउंट होगा। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो रैंडम ऑप्शन को पिक करते हैं, जो ज़्यादातर केसेस के अंदर बेटा रॉन्ग होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो बेसिकली जो है वो क्लोज ऑप्शंस के अंदर स्टूडेंट्स को जो है ना वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आप इस तरह के रैंडम ऑप्शन को स्किप कर दें और कोशिश करें कि जो आपके क्लोज ऑप्शंस हैं उनमें ही से किसी ऑप्शन को हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू चूज़ कर लें, ठीक है। इस तरह से आपकी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे कि आप करेक्ट आंसर को जो टिक करें। अब अगर ये दोनों तरह के बेटा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप उसमें से किसी ऑप्शन को एलिमिनेट भी नहीं कर पाए, उसमें कोई रैंडम या क्लोज ऑप्शन वाला चॉइस भी नहीं है, तो तीसरी और लास्ट जो हमारे पास पॉसिबिलिटी निकल के आती है वो ये है कि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो 2 तरह से आपको गिवन होते हैं। मतलब यहाँ तो आपके जो चारों ऑप्शन हैं ए, बी, सी, डी, वो इस तरह से एक लाइन में होंगे, या फिर आपके जो एमसीक्यूज़ हैं बेटा वो ए, बी और सी, डी इस पेयर्स की फॉर्म के अंदर लिखे गए होते हैं। तो अगर बेटा आपके जो एमसीक्यूज़ है उसके चारों ऑप्शन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर गिवन है, तो उसमें बेटा ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप इजी वंस के अंदर भी इसको सोल्व नहीं कर पाए, सॉल्विंग मेथड में भी ये एमसीक्यूज़ आपसे सोल्व नहीं हुआ, एलिमिनेट भी नहीं आप कर पाए, इसमें कोई रैंडम ऑप्शन भी नहीं था, तो आप फिर देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन वाला एमसीक्यूज़ है तो कोशिश करें आप उसमें से सी ऑप्शन को पिक करें, ठीक है। और अगर बेटा आपका जो एमसीक्यूज़ है वो इस तरह से ए, बी और सी, डी 2 पेयर्स की फॉर्म के अंदर है, तो बेटा इस तरह का जो एमसीक्यूज़ होता है उसके अंदर हमारे पास जो बी ऑप्शन है इसके चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा जो है ना वो सी और इस फॉर्म के अंदर बी ही करेक्ट होंगे। पॉसिबिलिटीज़ की बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आप इनको किसी भी मेथड से जो है ना वो सॉल्व नहीं कर पाए, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड ही इसके ऊपर यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप थोड़ी सी जो है ना वो रिसर्च या लॉजिक का यूज़ करके अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफ़िज़।